अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। आज जो है हम एक नया जो है ना वो सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका जो है ना वो नाम है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ को आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली सीएसएस के लिए भी ये जो स्टूडेंट जो है ना वो इस सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, और उसके अलावा जो है ना वो स्पेशली जो लॉ के स्टूडेंट है और इंटरनेशनल रिलेशन जो आईआर के स्टूडेंट है, ठीक है, उनके लिए जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। और हम सभी के एक्सपेक्ट के थ्रू जो है ना वो इन लेक्चर्स को कवर करेंगे। लेक्चर जो बेसिकली आज का हमारा वो सोर्सेज के रिगार्डिंग है, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। बेसिक जो हमारा जो है ना वो मोटिव यही होगा कि लॉ के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो मैं पहले जो है ना वो लेक्चर शुरू करने से पहले डिस्कस करता जाऊँ कि एक्चुअली में जो लॉ के स्टूडेंट है ना, उनके लिए जो उनका सब्जेक्ट है वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है। अगर हम इंटरनेशनल लॉ की टाइप्स देखें तो डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी, जैसे कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। उसके बाद ह्यूमनिटेरियन इंटरनेशनल लॉ, उसके बाद सी के रिगार्डिंग है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो और डिफरेंट जो है ना वो इसके इंटरनेशनल लॉ की जो है ना वो टाइप्स हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है, स्पेशली जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, और सीएसएसपी में मैं एग्ज़ाम देख रहा था पास के, तो उसमें भी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो आज का बेसिक जो हमारा टॉपिक है वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के रिगार्डिंग है, ठीक है। यानी कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ मीन कि जो इंटरनेशनल लॉ जो कि थ्रू आउट द जो है ना वो थ्रू आउट द नेशंस जो है ना वो डील करता है, ठीक है। अब बेसिकली इंटरनेशनल लॉ थ्री वर्ड से मिलके जो है ना ये इंटरनेशनल लॉ का जो है ना वो कॉन्सेप्ट बना है, ठीक है। इंटर मीन के बिटवीन द टू और मोर देन टू स्टेट्स, ठीक है। इंटर का मतलब ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा नेशंस के दरमियान कोई भी जो है ना वो चीज़ हुई है, ठीक है, दैट्स द इंटर, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेशनल की बात करें, ठीक है, तो नेशनल मीन नेशंस, ठीक है। नेशंस किसको कहते हैं कि ऐसी ग्रुप ऑफ पीपल्स जिनकी कॉमन आइडेंटिटी हो, ठीक है, उनको हम नेशन कहते हैं। और लॉ बेसिकली हम उस चीज़ को कहते हैं, लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स विच इज़ विच लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल विच इज़ ऑर्गेनाइज बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो मजलिस शूरा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ पे पार्लियामेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो लॉ हम इसको कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको इकट्ठा पढ़ें, ठीक है, तो इंटर नेशनल लॉ मीन्स कि ऐसा लॉ जो कि टू या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ जो है ना वो डील करता है, ठीक है, उसको हम जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। मतलब अगर इसी के मीनिंग को देखें तो इंटर मीन टू और मोर देन टू, ठीक है। उसके बाद नेशनल मीन्स कि ऐसी कौमें जिनकी जो है ना वो अपनी आइडेंटिटी होती है, ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है। ऐसे पीपल्स जिनकी अपनी आइडेंटिटी होती है उनको हम नेशन कहते हैं, ठीक है। और लॉ मीन ऐसी जो है ना वो रूल्स जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाती है, ठीक है। तो वो इंटरनेशनल लॉ बेसिकली जो है ना वो रेगुलेट करता है दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के आपस में जो है ना वो रिलेशन के साथ जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो डील करता है, ठीक है। अब इंटरनेशनल लॉ की आपको समझ लगी होगी। एक्चुअली में ये फर्स्ट टाइम जो है ना वो वर्ड ड्राइव किया था जर्मी बेंथम ने, ठीक है। 1780 के राउंड बोर्ड जो है ना ये वर्ड जो है ना उसने ड्राइव किया था जर्मी बेंथम ने। और उसका बेसिक मोटिव क्या था, ठीक है, उसके मतलब क्या रीज़न थी कि उसने जो है ना इस वर्ड को ड्राइव किया। उसका बेसिक मोटिव ये था कि ऐसी स्टेट्स, ठीक है, जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है, ठीक है, उनको भी जो है ना उनके राइट्स और ड्यूटीज़ जो है ना बताई जाए, ठीक है। देखिए कुछ स्टेट्स अभी भी ऐसी हैं इस मॉडर्न टाइम पीरियड में, ऐसी स्टेट्स या ऐसी नेशंस, ठीक है, जिनको जो है ना वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, ठीक है। तो क्या उनके राइट्स और ड्यूटीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरनेशनल लॉ ने हमें यही चीज़ बताई है कि जो नेशन या स्टेट, देखिए नेशन और स्टेट आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। अगर हम स्टेट को डिफाइन करें तो मोंटेविडियो कन्वेंशन कहता है कि स्टेट के चार एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अगर तो ये चार एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते तो वो स्टेट्स नहीं होगी, ठीक है। पहले क्या है? पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद टेरिटरी होनी चाहिए, उसके बाद गवर्नमेंट होनी चाहिए, और उसके बाद जो है ना वो इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान उस टाइम एक नेशन थी, ठीक है। अगर आपने कायद-ए-आज़म की बहुत सी स्पीच पढ़ी हैं तो वहाँ पे नेशन का वर्ड यूज़ किया गया था, ठीक है। पाकिस्तान इस वजह से नेशन थी क्योंकि पाकिस्तान के पास अपनी इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी नहीं थी, और जब पाकिस्तान के पास अपनी इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी आई तो पाकिस्तान भी एक स्टेट बन गया, ठीक है। तो बेसिकली आप होप्स हो कि आपको इंटरनेशनल लॉ की जो है ना वो अच्छे से समझ ला गई होगी कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो दो या दो से ज़्यादा स्टेट के रिलेशंस को गवर्न करता है, ठीक है। उनके जो है ना वो अब हम उसके सोर्सेज पढ़ेंगे कि किन सोर्सेज से जो है ना वो गवर्न करता है, ठीक है। सोर्सेज बेसिकली
उसको कहते हैं जिससे कोई चीज़ ड्राइव हुई हो, ठीक है, जिससे कोई चीज़ ओरिजिनेट हुई हो, यानी कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो किन चीज़ों से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है, वो चीज़ें हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम लॉरेंस को डिफाइन करें तो लॉरेंस बेसिकली कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉज जो है ना, देयर इज़ अ वन सोर्सेज ऑफ लॉ, ठीक है। ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ का एक ही सोर्सेज है, ठीक है। पहली तो चीज़ ये है कि बाइंडिंग अथॉरिटी है, ठीक है, और उसके बाद इसका एक ही सोर्सेज है, और वो ये है कि कंसेंट ऑफ नेशंस, ठीक है, जिस पे नेशंस अपनी कंसेंट दे दें, ठीक है, दैट्स इज द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब कंसेंट यहाँ तो वो जो है ना वो टैटिक दे रही है, टैटिक्स मीन के कस्टमी, ठीक है, लॉन्ग टाइम से वो चीज़ें प्रैक्टिस कर रही हैं बिहाइंड द फोर्स, ठीक है, मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि कस्टम्स हम उसको कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ जिसको आप कंटिन्यूसली जो है ना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, लीगली उसको इन्फोर्स करवा रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे एक फोर्स है पूरी जो कि उसको इन्फोर्स करवा रही है, तो दैट इज़ द कस्टम्स, ठीक है। एक्सप्रेस और एक्सप्रेस कंसर्न ये होती है कि जिसमें आप ट्रीटीज करते हैं, ठीक है, लिख के सारी चीज़ें जो है ना वो आप अपने रूल्स लिख लेते हैं कि जी आप, हम इसमें जो है ना वो आप एक एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, आप ट्रीटी लिखते हैं, ठीक है, क्या हम ये रूल्स फॉलो करेंगे, और दूसरी कंट्रीज़ को आप कह देते हैं कि हम ये रूल फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेट्स का जो है ना वो ज़्यादातर जिक्र होगा, ठीक है, कि एक स्टेट ये कह देते हैं कि जी हम ये रूल्स फॉलो करेंगे, और दूसरी स्टेट्स ये कहते हैं हम ये रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम अनदर सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ देखें तो इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ठीक है, और ट्रीटीज़ जो है ना बेसिकली सोर्सेज में कंसीडर की जाती हैं। और अगर हम इसको एग्जैक्ट सोर्सेज पढ़ें तो आर्टिकल 38 जो है स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना बेसिकली हमें सोर्सेज बताते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के क्या क्या सोर्सेज हैं, ठीक है। अगर हम इसकी रेलिवेंट प्रोविजंस की बात करें जो बेसिकली हम सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आर्टिकल 38 आता है, ठीक है, जो कि स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है। और उसके बाद आर्टिकल 2 ऑफ वाइना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज 1960 जो है ना बेसिकली ये रेलिवेंट प्रोविजंस है जो कि सोर्सेज से डील करती हैं, ठीक है। अगर हम इसकी मीनिंग को डिस्कस करें इंटरनेशनल लॉ की, तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी जो डिफाइन करती है वो ये कहती है कि लीगल सिस्टम गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन द नेशंस, कि एक ऐसा लीगल सिस्टम है जो कि नेशंस के रिलेशनशिप को जो है ना वो गवर्न करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि नेशन और स्टेट में क्या डिफरेंस है। देखिए, स्टेट बनने के लिए 4 एलिमेंट्स कंपलसरी हैं, ठीक है। 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं? पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, टेरिटरी और इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी। नेशन के लिए जो है ना वो बेसिकली एक नेशन काफ़ी है। सब कॉन्टिनेंट में जो है ना वो मुस्लिम एक पूरे नेशन थे, ठीक है, जिसमें जो है ना वो उनके पास अपनी पॉपुलेशन थी, अपनी टेरिटरी थी, ठीक है। बहुत सी रियासतों में तो मुस्लिम जो थे वो रूल कर भी रहे थे, ठीक है, लेकिन उनके पास एक इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी नहीं थी, ठीक है। उनके पास लॉ मेकिंग पावर नहीं थी, वो ऐसे लॉ नहीं थे बना सकते जो कि इस्लाम पे मबनी हो, ठीक है। जैसे कि आज पाकिस्तान एक जो है ना वो सॉवरन अथॉरिटी है, ठीक है, तो हम इसको जो है वो नेशन तो कहते हैं क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल है, सेम आइडेंटिटी के लोग रहते हैं, लेकिन ये पूरी एक स्टेट है जिसको इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ना इसको रिकॉग्नाइज़ किया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की असम्बली ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है, ठीक है, तो ये कंप्लीट एक स्टेट है, ठीक है। अगर हम इसकी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ में डेफिनेशन देखें तो ज्यूस चैंटम बेसिकली लॉ ऑफ नेशन के लिए ये रोमन से ये जो है ना वो वर्ड डिराइव हुआ था। अगर आपने रोमन लीगल सिस्टम पढ़ा है, ठीक है, तो आपने ये वर्ड ज़रूर वहाँ पे देखा होगा। सिस्टम ऑफ लॉ रेगुलेटिंग द इंटर रिलेशन ऑफ सोवरन स्टेट, ये कहते हैं कि एक लॉ का सिस्टम है जो कि रेगुलेट करता है कि जो सोवरन स्टेट के जो रिलेशन है उनको रेगुलेट करता है और उनको राइट्स और ड्यूटीज़ बताता है, ठीक है, कि एक स्टेट के दूसरी स्टेट के अगेंस्ट क्या राइट है और क्या ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। ये बेसिकली इंटरनेशनल लॉ का मीनिंग है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करें तो प्रोफेसर ओपन होम कहते हैं कि इट्स अ बॉडी ऑफ कस्टमी एंड कन्वेंशन रूल्स, ठीक है, कि ये बेसिकली एक बॉडी है जो कि कस्टमरी रूल्स और कन्वेंशन रूल्स पे बेस करती है। कन्वेंशन रूल्स में कौन कौन से आ जाते हैं? एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज कन्वेंशन रूल्स में ही आ जाती हैं, ठीक है, विच आर कंसीडर बाइंडिंग ऑन अ सिविलाइज स्टेट्स, जो कि जो सिविलाइज स्टेट्स हैं उन पे बाइंडिंग होते हैं, और रिलेशन विद ईच अदर, जो कि एक दूसरे के रिलेशन से यानी कि स्टेट के साथ रिलेशन से डील करते हैं। ये बेसिकली प्रोफेसर ओपन ने कहा था, ठीक है। अगर हम ग्रे की डेफिनेशन पढ़ें, ठीक है, तो ग्रे कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ और द लॉ ऑफ नेशंस, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ को ही हम लॉ ऑफ नेशंस भी कहते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ जो है ना वो याद रखिएगा। तो जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी वो हम डिस्कस करते जाएंगे। इज़ द नेम ऑफ बॉडी ऑफ रूल्स विच रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द स्टेट इन द इंटरकोर्स विद वन एनदर, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना वो रूल्स हैं, ठीक है, जिनको जो है ना वो स्टेट्स के जो है ना वो कंडक्ट से रेगुलेट किया जाता है, ठीक है, विच के उन्होंने एक दूसरे के साथ जो है ना कैसे इंटरकोर्स करना है, ठीक है। ऐसे ही जो है ना वो फैनविक की डेफिनेशन है, ठीक है, वो भी बेसिकली कहते हैं कि जनरल कम्युनिटी ऑफ नेशंस, ठीक है, जो कि डिफाइन करते हैं राइट्स एंड द मीन ऑफ प्रोडक्ट बाय विच दूज राइट्स में बी प्रोटेक्टेड और वायलेशन ऑफ दिस
रिड्रेसिस, ठीक है। तो ये बेसिकली फैनविक है। और उसके बाद अगर हम केस लॉ की डेफिनेशन देखें, क्वीन वर्सेस कैन में बेसिकली जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन किया गया था इस केस लॉ में भी, ठीक है। कि ये कहते हैं कि लॉ ऑफ नेशंस इज कलेक्शन ऑफ यूसेज, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल लॉज है, ठीक है, ये लॉ ऑफ नेशन है, ठीक है, जो कि कलेक्ट किए गए हैं यूसेज से। यूसेज बेसिकली ये होता है कि कोई चीज़ आप बहुत देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बिहाइंड द फोर्स नहीं है, ठीक है। कस्टम्स और यूसेज आप दो इकट्ठे वर्ड जो है ना वो अक्सर आप जो है ना वो पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी, ठीक है। कस्टम्स बेसिकली ये होता है कि एक चीज़ आप लॉन्ग टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक फोर्स है, ठीक है, जो कि उस चीज़ को प्रैक्टिस करवा रही है। और यूसेज ये होता है कि आप एक चीज़ को अपनी मर्जी से लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए यूसेज, उसके लिए जो है ना वो फोर्स नहीं है बिहाइंड द फोर्स, ठीक है। लेकिन जब यूसेज जो है, हर कस्टम पहले यूसेज बनता है, ठीक है। जब वो उसके पीछे एक फोर्स आ जाती है, ठीक है, फिर वो एक कस्टम बन जाता है। यानी कि जब उसको लॉ रिकॉग्नाइज कर देता है, ठीक है, उस प्रैक्टिस को, तो फिर वो एक कस्टम बन देता है। अदरवाइज वो यूसेज बेसिकली यूसेज ही रहता है जब तक उसको जो है ना वो उसके पीछे बिहाइंड एक फोर्स ना हो, ठीक है। विद सिविलाइज स्टेट हैव एग्री टू ऑब्जर्व इन डीलिंग विद अनदर, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉ ऑफ नेशन होता है। अगर हम इसके सोर्सेज को क्लासीफाई करें, तो ये बेसिकली थ्री कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है इनको, ठीक है। लीगल सोर्सेज, ऐसे सोर्सेज जो कि बाइंडिंग्स हैं, ठीक है, स्टेट्स ने मानने ही मानने हैं, ठीक है। जैसे कि अगर स्टेट ट्रीटीज साइन करती है दूसरी स्टेट के साथ, तो स्टेट के ऊपर बाइंडिंग है, ठीक है। ट्रीटीज मस्ट, पैक्टा सेट सर्वेंडा कहता है कि ट्रीटीज मस्ट बी केप्ट परफॉर्म, ठीक है। ये चीज़ें हमने जो है ना वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लीगल सोर्सेज मीन जो कि हर स्टेट के ऊपर बाइंडिंग है और स्टेट ने मानने ही मानने हैं। फॉर्मल सोर्सेज बेसिकली वो सोर्सेज होते हैं जो कि जिसके बिहाइंड एक फोर्स होती है, ठीक है, मतलब बिहाइंड द फोर्स होती है, और फोर्स उसको जो है ना वो इन सोर्सेज को जो है ना वो इन्फोर्स करवाती है। उसके बाद मटेरियल सोर्सेज होते हैं, ठीक है। मटेरियल सोर्सेज जो है ना वो मैटर, जो भी जो है ना वो केस आया है उसके मैटर पे जो है ना वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली तीन तरह के सोर्सेज हैं, ठीक है। अगर हम इसकी आर्टिकल 38 के रिगार्डिंग जो है ना वो हम इसके सोर्सेज को पढ़ें इंटरनेशनल लॉ के, ठीक है, तो आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना बेसिकली हमें बताता है कि इंटरनेशनल लॉ के जो है ना वो कितने सोर्सेज हैं, ठीक है। अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है, तो वो किन वे से जो है ना वो उनको डिजॉल्व करेगी, ठीक है। सबसे पहले जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर दो स्टेट्स हैं, ठीक है, उनका डिस्प्यूट चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो सबसे पहले वो देखेंगे कि क्या इनके दरमियान इंटरनेशनल को कन्वेंशन है। कन्वेंशन बेसिकली कहते हैं कि क्या इनके दरमियान कोई ट्रीटी साइन हुई है, ठीक है, क्या इनके दरमियान कोई जो है ना वो एग्रीमेंट हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर पाकिस्तान का और इंडिया का जो है ना वो आपस में कोई डिस्प्यूट राइज हो गया पानी की वजह से, ठीक है, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देखेगी कि क्या इनके दरमियान कोई जो है ना वो ट्रीटीज़ है, तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटीज़ है, ठीक है। तो पहले उसको बेस पे जो है ना वो डिसीजन दिया जाएगा। अगर तो ट्रीटीज़ नहीं है तो फिर कस्टम्स को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता है। पहले नंबर पे कन्वेंशन देखी जाएंगी, फिर उसके बाद अगर कन्वेंशन नहीं है तो फिर कस्टम पे आएंगे, अगर कस्टम्स भी नहीं है तो फिर जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे आएंगे, ठीक है। अगर जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ भी नहीं है तो फिर जो है ना वो जुडिशियल डिसीजन, ठीक है, और जुरिस्टिक ओपिनियन पे आएंगे, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 59, ठीक है। आर्टिकल 59 क्या कहता है वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जब जो है ना वो नेक्स्ट आगे जो है ना वो नोट्स में ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि जुडिशियल डिसीजन और जुरिस्टिक ओपिनियन पे फिर जो है ना वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चली जाएगी। और अगर जुरिस्टिक ओपिनियन भी नहीं है या जुडिशियल डिसीजन भी नहीं है तो फिर जो है ना वो एट द एंड स्टेप आता है एक्सगू एट बोनो। ये बेसिकली जो है ना अकॉर्डिंग टू व्हाट इज जस्ट एंड गुड, ये इस प्रिंसिपल पे बेस करता है। ये बेसिकली इक्विटी के प्रिंसिपल पे बेस करता है और जो है ना वो कॉन्शियसनेस पे बेस करता है, ठीक है, कि जो है ना वो क्या सही है और क्या गलत है, इस प्रिंसिपल पे बेस करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो सोर्सेज हैं जिससे जो है ना वो, इसके अलावा भी डिफरेंट सोर्सेज हैं जिससे जो है ना इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो डिस्प्यूट को डिसॉल्व करता है। वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो हम नेक्स्ट जो है ना वो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले इंटरनेशनल कन्वेंशन, फिर कस्टम्स, फिर जनरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं है फिर जुडिशियल डिसीजन, ठीक है, और जुरिस्टिक ओपिनियंस, ठीक है। और अगर ये भी नहीं है, ठीक है, तो फिर जो है ना वो एक्सकू एट बोनो जो है ना ये व्हाट इज़ राइट, क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है, इन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे जो है ना ये चीज़ें फिर आ जाती हैं। और उसके बाद अगर ये भी नहीं है तो फिर नेक्स्ट जो है ना वो स्टेप पे चली जाती हैं सेकेंडरी सोर्सेज, वो हम पढ़ेंगे। दो मेन सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ के, ठीक है।
सबसे पहले जो है ना वो प्राइमरी सोर्सेज है, प्राइमरी सोर्सेज जिनको हम बाइंडिंग सोर्सेज भी कहते हैं, और दूसरा जो है ना वो सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज और बाइंडिंग सोर्सेज में सबसे पहले जो है ना वो इंटरनेशनल कन्वेंशन आते हैं। ठीक है, मैं पहले से बता दूं ये सीक्वेंस वाइज आता है। अगर तो कोई कन्वेंशन नहीं है स्टेट्स के दरमियान, ठीक है, तो फिर आप कस्टम पे जाएंगे। अगर कस्टम भी नहीं है तो फिर जनरल प्रिंसिपल पे जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है ना वो नोट्स ऐसे डिज़ाइन किए हैं कि सबसे पहले इंटरनेशनल कस्टम्स लिखा है। ठीक है, तो ये आपने माइंड में रखना है कि सबसे पहले इंटरनेशनल कन्वेंशन से जो है ना वो किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो कस्टम्स बेसिकली जैसे कि मैंने पहले बताया कि कस्टम्स वो चीज़ होती है जिसको आप लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। मैंने इसके पैराग्राफ में भी लिखा है कि इफ अ कोर्ट हैज़ टू बी डिसाइडेड अ डिस्प्यूट, इट हैज़ टू सी वेदर देयर इज एग्जिस्टेंस एनी इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटी ऑफ नॉट। ठीक है, कि अगर कोई जो है इंटरनेशनल जो है ना वो कोर्ट ऑफ जस्टिस या कोई भी म्यूनसिपल अथॉरिटी इंटरनेशनली कोई डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रही है, ठीक है, कोई डिस्प्यूट आ गया उनके पास, तो सबसे पहले वो इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटीज देखेंगे। अगर वो नहीं होता तो फिर हम इफ़ देर इज़ नो सच ट्रीटीज देन इट विल लुक फॉरवर्ड टू इंटरनेशनल कस्टम्स। तो फिर हम नेक्स्ट जो है ना इंटरनेशनल कस्टम पे जाएंगे। ठीक है, तो कस्टम्स बेसिकली वो होते हैं जिनको हम लॉन्ग टाइम में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। ठीक है, वो बिहाइंड द फोर्स है। अगर हम विनर की डेफिनेशन देखें तो कस्टम्स इज एन इंडिपेंडेंट ऑफ लॉ। ठीक है, एंड सच अ यूजेस हैज ऑब्टेन द फोर्स ऑफ लॉ। के मतलब एक कस्टम्स बेसिकली वो प्रैक्टिसेस हैं जिनके बिहाइंड द जो है ना फोर्स होती है। यही चीज़ मैं आपको साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इसको केस लॉ की डेफिनेशन में भी जो है ना वो ट्रांजिटरी केस के में भी इसको जो है ना डिफाइन किया गया था, जिसमें ये हेल्ड किया गया था कि जो कस्टम्स है ना इज डिस्क्राइब इट इज़ जस्ट नॉन स्क्रिप्टम। ठीक है, ये बेसिकली जो है ना वो डिस्क्राइब किए गए नॉन स्क्रिप्टम से। ठीक है, और ये कहाँ से बनती है? मेड बाय अ पीपल सर्टेन प्लेस। ठीक है, सर्टन जो इसको लोग ही बनाते हैं। फ्रीक्वेंट इटरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन एक्ट, यानी कि इसको कंटिन्यूसली चला के, ठीक है, और इसको परफॉर्म करके जो है ना वो ये कस्टम्स बनते हैं। अब मैं डिस्कस करता हूँ कि एक जो है ना वो कस्टम्स कब मतलब वैलिड कस्टम बनता है, कौन कौन से जो है ना वो इसेंशियल्स होने चाहिए एक जो है ना वो कस्टम्स को बनने के लिए। तो सबसे पहले ये है कि लॉन्ग ट्रेडिशन से वो चीज़ प्रैक्टिस हो रही हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कस्टम जो है ना वो डेवलप हुआ है, उसके पीछे फोर्स है। ठीक है, वो 30 साल से मुसलसल प्रैक्टिस हो रहा है। ये नहीं, कस्टम्स कभी भी वो कस्टम्स नहीं होते कि एक चीज़ 20 साल प्रैक्टिस हुई उसके बाद उसको ब्रेक लग गई, यानी कि 5-6 साल या 10 साल उसको ब्रेक लग गई फिर वो प्रैक्टिस होना शुरू हो, तो वो कस्टम्स नहीं होते। ठीक है, कस्टम्स बेसिकली होते हैं कि जो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस हो रहे हैं, ठीक है, उन पर ब्रेक नहीं लग रही, ठीक है, उनको कोई स्टॉप नहीं कर रहा, तो दैट इज़ अ कस्टम। तो लॉन्ग ड्यूरेशन से जो प्रैक्टिस हो रहा है उसके बाद यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। यूनिफॉर्मिटी मीन क्लियर होने चाहिए। ठीक है, नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पीपल, नॉट फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप। ठीक है, किसी जनरल पब्लिक के लिए नहीं होनी चाहिए, सभी के लिए होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, जाइलम केस में भी बेसिकली यही हेल्ड किया गया था कि द रूल इनवोक शुड बी इन अकॉर्डेंस विद अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म यूसेज प्रैक्टिस बाय द स्टेट इन क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी बेसिकली ये हेल्ड किया था कि रूल बेसिकली कस्टमरी रूल्स वो रूल होते हैं जिनको कॉन्स्टेंटली और यूनिफॉर्म यूसेज जो है ना प्रैक्टिस किया जा रहा होता है। ठीक है, उसके बाद जनरली इनको प्रैक्टिस किया जाता है, और ओपिनियन जूरिस नेसेसिटीज़ जो है ना वो बेसिकली यही जो है ना वो वैलिड इंटरनेशनल कस्टम्स होते हैं। अगर हम इसके केस लॉज को डिस्कस करें, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये केस लॉज है। ठीक है, ये बेसिकली लैंडमार्क केस लॉज है। ठीक है, लोकस केस, इस केस में भी ये हेल्ड किया था कि स्टेट जो है ना वो एक्सरसाइज कर सकती है क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन आउटसाइड इट टेरिटरी। ठीक है, अपनी टेरिटरी से हट के भी जो है ना वो एक स्टेट क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन जो है ना वो उसको एक्सरसाइज कर सकती है। ठीक है, वो किन सिनेरियोज पे कर सकती है। ठीक है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, लेकिन बेसिकली इस कस्टम्स में ये हेल्ड किया गया था कि स्टेट जो है ना वो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन जो है ना वो आउटसाइड इट्स टेरिटरी भी कर सकती है। ठीक है, पुर्तगाल वर्सेस इंडिया के केस में ये हेल्ड किया गया था कि रोचल इट्स अ लोकल रिलीजन कस्टम्स, इट एलेज द ड्यूटी ऑफ द ओपोनेंट स्टेट टू प्रूव दैट द कस्टम इज एस्टैब्लिश। कि जो ओपोनेंट स्टेट है ना उसकी ड्यूटी है कि ये क्या ये कस्टम्स जो है ना वो स्टैब्लिश है कि नहीं है। ठीक है, इन मैनर दैट इज बिकम अ बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। ठीक है, तो जब अपोनेंट स्टेट जो है ना वो ये हेल्ड कर देगी कि ये कस्टम्स है, ठीक है, तो फिर वो पार्टीज पे बाइंडिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर अपोनेंट स्टेट जो है ना वो अलेज करने में फेल हो चुकी है, ठीक है, तो फिर जो है ना वो जो है ना वो बाइंडिंग नहीं होगा ये कस्टम्स। ठीक है, तो ये हमने कस्टम्स को डिस्कस किया। उसके बाद मैंने कन्वेंशन का जिक्र किया था। ठीक है, मैं पहले बता दूं कि इंटरनेशनल कन्वेंशन इज़ द फर्स्ट सोर्सेज ऑफ जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो इन कन्वेंशन में ट्रीटीज़ आ जाती है। ठीक है, अब ट्रीटीज़ बेसिकली ये होती हैं कि दो
या दो से ज़्यादा जो है ना वो स्टेट्स ने आपस में कोई एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, वो फिर उसको गवर्न किया जा रहा है, ठीक है। आर्टिकल 2 ऑफ वाइना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज 1960 जो है ना वो ट्रीटी को डिफाइन करता है, ठीक है। वो कहता है कि ट्रीटीज इन एन एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट है जो कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान होता है, ठीक है। एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन देम गवर्न बाय इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, जो कि रिलेशन को जो है ना वो इंटरनेशनल जो रिलेशन जो बेसिकली इस्टेब्लिश होता है दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान, ठीक है, और एक रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है, ये गवर्न होता है इंटरनेशनल लॉ के थ्रू। उसके बाद इसकी नेचर क्या है, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसमें जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटीज आ जाती हैं, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान होता है, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के दरमियान ही होता है ना, सिंगल पार्टी तो कभी आपस मैं अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ के बिहाइंड जो है ना वो एक फोर्स होती है जो कि इसको जो है ना इन्फोर्स करवाती है। तो ये बेसिकली दो तरह की जो है ना वो हमने इसकी नेचर पढ़ी ट्रीटीज़ की, ठीक है। उसको इसको क्लासीफाई किया गया है दो तरह में, ठीक है, टू टाइप्स में इसको क्लासीफाई किया गया है। बायलैटरल ट्रीटी, बायलैटरल ट्रीटीज मीन कि जो दो स्टेट्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, बाई से समझ लग रहा है, ठीक है, कि टू स्टेट्स। वो मल्टीलेटरल ट्रीटी जिसमें मल्टीपल स्टेट्स होती हैं, ठीक है, यानी कि दो से ज़्यादा स्टेट्स होती हैं, टू और मोर देन टू स्टेट्स, ठीक है, जिसमें जिनके दरमियान ट्रीटीज़ हुई है, तो वहाँ पे हम जो है ना वो मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ कहेंगे। उसके बाद हमने तीसरा यहाँ पे जो है ना वो हमने तीसरा सोर्सेज पढ़ा था इंटरनेशनल लॉ का, वो ये पढ़ा था कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज बाय सिविलाइज नेशन, ठीक है, कि जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। अब जनरल प्रिंसिपल्स कौन कौन से आ जाते हैं, सबसे पहले जो है ना वो नेचुरल जस्टिस आ जाता है, ठीक है, कि जब भी आप कोई केस जो है ना वो चला जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है, तो जनरल प्रिंसिपल जो है ना वो फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। अब ये जनरल प्रिंसिपल है सारे जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है ना वो चॉर्जो फैक्ट्री केस, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट केस ला है इन्हीं जनरल प्रिंसिपल के वाले से, ठीक है। जब जो है ना वो ये इसमें डिस्प्यूट राइज हुआ था, तो ये ना तो कोई कन्वेंशन थी ना को कस्टम्स था, लेकिन जनरल प्रिंसिपल को जो है ना वो बेसिकली अपहेल्ड किया गया था। और जनरल प्रिंसिपल ये कहता है कि जो रेस्ट जुडिकाटा है ना वो अप्लाई होगा, ठीक है, कि अगर आपने रेस्ट जुडिकाटा को जो है ना वायलेट किया है तो जो पार्टी आ रही है वो लायबल होगी, ठीक है, जो जितना भी जो है ना वो रिपरेशन हुई है उसके लिए वो लायबल होगी। अब रेस्ट जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक कॉज ऑफ एक्शन पे केस जो है ना वो डिस्प्यूट जो है ना वो कोर्ट में आ चुका है, ठीक है, कोर्ट उस केस को डिसाइड कर चुकी है, और तो दोबारा उसी कॉज ऑफ एक्शन पे आप जो है ना वो केस कोर्ट में नहीं लेके आ सकते। तो ये रेस्ट जुडिकाटा था, इस केस में बेसिकली यही हुआ था, ठीक है। और कोर्ट ने भी जो है ना वो जो पार्टीज़ है, ठीक है, जो पार्टीज़ को लेके आई थी, ठीक है, उसके ऊपर पेनल्टीज जो है ना वो डाली थी कि आप जो है ना वो कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको फाइन होगा, ठीक है। ये अब जनरल प्रिंसिपल हैं। सबसे पहले तो ये है कि गुड फेथ होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन टू द कॉन्ट्रेरी, ठीक है, एवरी कोर्ट हैज़ राइट टू डिटरमाइन इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, ठीक है। अ पार्टी ऑफ सूट कैन नॉट हिमसेल्फ बी आर्बिट्रेटर और जज इन ओन केस। ये नेचुरल जस्टिस की बात हो रही है कि नेचुरल जस्टिस को अपहेल्ड किया जाएगा, ठीक है। नेचुरल जस्टिस में आपने वो पढ़ा ही था कि कोई भी पर्सन जो है ना वो कोई भी स्टेट, ठीक है, फॉर एग्जांपल दो स्टेट्स के दरमियान आपस में डिस्प्यूट राइज हो गया, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया की बात कर ले, ठीक है, तो पाकिस्तान जो है ना वो केस में खुद ही जज बन गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये नेचुरल जस्टिस की वायलेशन है। उसके बाद रेस्ट जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है, कि अगर कोई केस आया कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट ने उस केस को डिसाइड किया है और बाद में 10 साल बाद फिर से पार्टीज आ जाती हैं उसी केस को लेके कोर्ट में, ठीक है, तो ये जो है ना वो प्रिंसिपल जो है ना वो फॉलो होगा रेस्ट जुडिकाटा का, ठीक है। एक कॉज ऑफ एक्शन पे मल्टीपल जो है ना वो सूट आप फाइल नहीं कर सकते। स्टोपल कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टोपल, ये बेसिकली डॉक्ट्राइन है, ठीक है, ये जो ये कहते हैं कि एक पर्सन ने अगर कोई जो है ना वो एक्ट किया है या कोई एक्शन परफॉर्म किया जिससे नेक्स्ट पर्सन ने जो है ना वो उसको फॉलो करते हुए कोई एक्ट या कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म किया, ठीक है, तो फिर स्टॉपर लग जाएगा, फिर आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऐसी बात की, ठीक है, जिससे मेरी अपोनेंट पार्टी ने कोई एक्ट परफॉर्म किया, ठीक है, मैं कहता हूँ कि जी हाँ ये जो है ना वो काम मैंने किया है, ठीक है, अब मैं इसको इसको एक्सेप्ट कर चुका हूँ, ठीक है, तो मैं इससे मुकर नहीं सकता कल को, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टॉपल है कि जो चीज़ आपने एडमिट कर लिया आप उससे मुकर नहीं सकते फिर, ठीक है, आपने एडमिट की, नेक्स्ट पार्टी ने कोई एक्ट परफॉर्म कर लिया, कोई एक्शन परफॉर्म कर लिया, तो आप कल को उससे मुकर नहीं सकते। उसके बाद ऑल्टम पार्टम, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहेयर, किसी भी पर्सन को सुने बगैर सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल जो है ना वो फॉलो होंगे। अब ये प्रिंसिपल भी चलेगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जुडिशियल जो डिसीजन है, ठीक है, या जुरिस्टिक ओपिनियन है उनको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। अब जुडिशियल डिसीजन विद द सब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 59 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। अब आर्टिकल 59 क्या कहता है कि आर्टिकल 59 कहता है कि ये जो डिसीजन आ चुका है, ठीक है, हमने था, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसाइजेस,
प्रेसिडेंट क्या कहते हैं कि एक ऐसा केस जो कि पहले जो है ना जिसका डिसीजन आ चुका है और उसी नेचर का कोई केस नेक्स्ट फ्यूचर में भी आ जाता है, ठीक है, तो वो जो डिसीजन पहले केस में आया है, ठीक है, वो डिसीजन आने वाले केस में बाइंडिंग होगा, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसाइसिस हमने ये पढ़ा था, लेकिन बेसिकली जो है ना वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट पे ये डॉक्ट्राइन नहीं लगती, ठीक है। ये इतना तो क्लियर कट है कि फॉर एग्जांपल जो है ना वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व किया है, ठीक है, तो उस डिस्प्यूट बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज पे, ठीक है, दोनों पार्टीज उसको जो है ना वो एक्सेप्ट करेंगी, ठीक है, और दोनों पार्टी जो है ना उसको फॉलो करेंगी, ये तो कंपलसरी है। लेकिन आने वाले न्यू जो केसेस हैं उनके ऊपर ये केस जो है ना वो बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है। आज किस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने को फैसला किया दोनों पार्टीज के ऊपर वो बाइंडिंग होगा, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में अगर कोई इसी नेचर का केस आ जाता है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर जो है ना वो एज अ प्रेसिडेंट फॉलो नहीं होगा, केस लॉ फॉलो नहीं होगा। केस लॉ तो आपने सुना ही होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसाइसिस का अगर नहीं पता तो आप प्रेसिडेंट की एक दफ़ा पूरी लेक्चर सीरीज सुने, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो। इंट्रोडक्शन टू लॉ में ये चीज़ें आप पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो एज अ स्टेट डिसाइसिस यानी कि वो आने वाले केसेस में वो फॉलो नहीं किया जाएगा, ठीक है। वैसे ये डिसीजन बाइंडिंग होगा, यानी कि दो पार्टीज़ के दरमियान जो फैसला किया गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, पाकिस्तान और इंडिया में जो भी डिसीजन आया है वो दोनों पार्टीज उसको फॉलो करेंगी, ठीक है। लेकिन आने वाले फ्यूचर के केसेस में वो बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है। अगर उसी नेचर का कोई और केस आ जाता है पाकिस्तान और इंडिया में, ठीक है, तो फिर उसको बाइंडिंग नहीं कंसीडर किया जाएगा, उसके ऊपर फिर से जो है ना वो पूरा ऑडियो अल्टम पार्टम का पूरा प्रिंसिपल जो है ना वो फॉलो किया जाएगा। लेकिन रेस्ट जुडिकाटा बाहर है, ठीक है। सेम कॉज ऑफ एक्शन पे आप जो है ना वो दोबारा से वोट लेके नहीं जा सकते कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद जुडिस्टिक वर्क जो जूरिस्ट ने अपने थॉट्स लिखे हैं, ठीक है, वो भी जो है ना वो लॉ का सोर्सेज आ जाते हैं। तो ये बेसिकली हमने लॉ के सोर्सेज पढ़े प्राइमरी जो कि बाइंडिंग है, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंडरी सोर्सेज हैं, ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक लॉ है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इक्विटी और नेचुरल जस्टिस है, जस्ट कॉन्गन्स हैं, स्टेट प्रैक्टिसेस हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, रोमन लॉज है, स्टेट जुडिशियल डिसीजन है, जुडिशियल डिसीजन और एटीसी और भी बहुत से हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ना वो बेसिकली जो बाइंडिंग है, ठीक है, प्राइमरी और जो बाइंडिंग है वो हमने डिस्कस किए, ठीक है। और उसके बाद सेकेंडरी को डिस्कस किया, एट द एंड जो है ना वो कंक्लूजन आ जाता है कि बेसिकली जो है ना वो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सोर्सेज मीन कि ऐसी चीज़ें जहाँ से जो है ना इंटरनेशनल लॉ ओरिजिनेट किया गया, ठीक है। और इसके सोर्सेज जो डिफाइन किए गए हैं वो आर्टिकल 38 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है ना वो इसके सोर्सेज बताए गए हैं, ठीक है, ठीक है। ये टेक्स्ट लैंग्वेज है आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इसको बाद में हमने जो है ना वो डिटेल से एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये इसके नोट्स भी थे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरह के आप जो है ना वो इस इंटरनेशनल लॉ के या पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं डिटेल, ठीक है, तो आप इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके जो है नोट्स जो है ना वो ले सकते हैं, ठीक है। बाकी भी हम नेक्स्ट जो है ना वो लेक्चर अपकमिंग जो है ना वीडियोज़ में इनको कवर करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। नेक्स्ट वीडियो में तो दो में रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।